Hello everyone, what's up? My name is Nafisa Nagar. I'm a first year medical student in एम्स पटना। आज मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट थी क्योंकि कॉलेज में टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो भी कॉलेज वाले लोग हैं वो चीज़ें समझ सकते हैं, और जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो आप नेक्स्ट ईयर तो समझ ही जाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मूल वाला पार्ट अगर कोई भी स्किप कर रहे हो तो तुम पूरा फिजिकल केमिस्ट्री स्किप कर रहे हो बस डायरेक्टली। तो मूल वाला पार्ट कोई स्किप नहीं करेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट जो है, शुरू वाला पार्ट जो है उसको स्किप किया जा सकता है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन आता है जो कि फार्मूला बेस्ड होता है। तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक बार पढ़ लिया और उसके बाद उसका सारा फार्मूला 1 पेज में 2 पेज में लिख लिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मैं यही बोलूँगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग क्वेश्चन आता है, बस उसका एक ही क्वेश्चन जो कर रहे हो उसको मल्टीपल्स टाइम करना, ठीक है। उसके बाद अपन जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। आप सबको पता है एक क्वेश्चन मैक्स आता है केमिकल इक्विलिब्रियम से, और वो भी सेम टाइप का होता है, तो बस उसको सीखना मेन ज़्यादा ज़रूरी है। आयनिक इक्विलिब्रियम कहने की बात नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बहुतों को देखी आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे आखिरी में करेंगे। कब है वो आखिरी, ज़रा बताना। मत करना, कोई भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो। आयनिक इक्विलिब्रियम साथ में करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम को सबसे अच्छा टाइम देंगे। जो चीज़ें हमें पता है कि वो ख़राब बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, जो चीज़ें हमें पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करेगा तो इसी से करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आयनिक के अंदर 15 टॉपिक्स हैं, तो अपन आयनिक को क्यों हल्के में लें। जो चीज़ों पर मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ प्लीज़ उसको तुम भी बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ों पे मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ उस चीज़ों पे प्लीज़ तुम भी बहुत अच्छे से ध्यान देना, भागना मत इस चीज़ को छोड़ के। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से करना, बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद अपन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे दो चैप्टर्स है थर्मोडायनेमिक्स पे। अगर तुम दूसरा वाला जो चैप्टर जो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर जो है वो उसमें थ्योरी भी है और ये भी है, तो मैं ऐसा कहूँगी कि जो भी आपके पास मॉड्यूल है, मैं एलन का मॉड्यूल फॉलो करती थी, तो उसमें ना बहुत अच्छा थ्योरी दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी क्लियर है ना, तो फिर आप क्वेश्चन में कम फंसते हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत लोगों की ना थ्योरी क्लियर नहीं होती, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो अगर आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप अच्छे से क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन दूसरा जो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट जिसमें पूरा पूछता है एनर्जी इतना 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 करके, उसमें ना आप अगर उसको अच्छे से ध्यान से आराम से अपने तरीका निकाल लिए ना उसको करने का, तो फिर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप किस तरह से उसको, उस एनर्जेटिक्स वाले पार्ट को किस तरह आपका अप्रोच हो। बहुत सारे लोग बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, 5 मिनट लगा देते हैं उसको करने में। इस तरह मत करो। कुछ एक तो तरीका निकाल लो जिसमें हर क्वेश्चन में अप्लाई हो, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, जिसमें अपना तरीका अप्लाई करना। अगर हो सके आपसे तो करो, लेकिन अगर आपको फार्मूला से ईजी लगता है कि मेरी उससे गलती नहीं होती, तो प्लीज़ ये वाली चीज़ें मत करना, आराम से फार्मूला से जाना, ठीक है। तो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट अगर आपको एक बार समझ आ जाएगा फार्मूला किस तरह लगाना है, तो वो बन जाता है। फिर अपन आते हैं, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हो गया, थ्योरी पढ़ लेना तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, 12th वाले पार्ट में, सॉरी रेडॉक्स वाला पार्ट रह गया। रेडॉक्स वाले पार्ट में हमें पता है कि शुरू वाला जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट है वो सबसे हो जाता है, एक ही जगह पे फंसते हैं, जो इक्विवेलेंट वाला पार्ट जाता है। तो एक जिस चीज़ पे मैं मेन फोकस कर रही हूँ कि ये ना करे कि तुम पूरे चैप्टर्स पे एकदम लगे रह जाओ, तो इक्विवेलेंट वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वहाँ पे अपन मोस्टली लोग फंस जाते हैं इक्विवेलेंट्स वाले पार्ट में। तो इक्विवेलेंट्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लेना। इक्विवेलेंस वाला पार्ट करने के बाद अब हम लोग आते हैं, इक्विवेलेंस वाला पार्ट करने के बाद अब हम लोग आते हैं 12th वाले में। 12th वाले में मोस्टली चैप्टर्स सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ ये नाम है, ये तीनों चैप्टर्स। सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके जस्ट बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बाद में इसलिए आया है, ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन कम आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स ईजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कॉम्प्लिकेट करता है कुछ टाइम के बाद जाके, और सॉल्यूशन भी। तो इन दोनों को प्लीज़ 5-5 दिन दे के पढ़ना। फिजिकल केमिस्ट्री से हर बार 17 से 18, 16 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन यही 2-3 चैप्टर्स लिया हुआ रहता है। 7 से प्लस क्वेश्चन रहते हैं इन 3-4 चैप्टर से, और 7 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स प्लस हो जाता है 8 क्वेश्चन, तो जो कि कम नहीं है। जो कि आपको अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो फिर आप डायरेक्टली 30 नंबर में तो आई थिंक 5-6-10 हज़ार पता नहीं कितना रैंक आप आगे हो जाओगे। तो इसलिए
मैं यही कहूँगी कि आप जो हैं ये तीनों चैप्टर्स को सीक्वेंस में, जैसे सॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा टाइम देना, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देना, और फिर केमिकल काइनेटिक्स को देना। केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए बोली हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। मोस्टली यही सारे चैप्टर्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में ऐसे होंगे जो थ्योरी वाला होगा, सेल वाला पार्ट होगा। इन सबको जब आप थक जाया करो, क्वेश्चन बनाते बनाते बहुत थक जाओ, तो फिर आप करना कि ये थ्योरी वाला पार्ट लेके बैठ जाया करो। मैं तो यही करती थी। मैं कभी ऐसा नहीं करती थी कि मैं अलग से बैठ के थ्योरी पढ़ रही हूँ, नहीं। जब मैं रात में एकदम थक जाती थी तो मैं वो थ्योरी पढ़ती थी। मैं भी अपनी तरीका भी बताती हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग जाते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे IUPAC को ध्यान से पढ़ना, आइसोमेरिज्म को ध्यान से पढ़ना, GOC को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत 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 ध्यान से पढ़ना GOC को। आइसोमेरिज्म को मत छोड़ना, क्योंकि आइसोमेरिज्म एक ऐसा सब चैप्टर है जिसमें इस बार मोस्टली लोग क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। इतना घटिया क्वेश्चन दिया था आइसोमेरिज्म से। IUPAC भी मत छोड़ना। पैनिक में गलती होती है IUPAC से, तो IUPAC भी मत छोड़ना। ये नहीं कि बहुत टाइम लगाना, लेकिन छोड़ना किसी भी चैप्टर को नहीं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 12th वाले पार्ट पे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेता है। अगर 16 क्वेश्चन आता है ना, तो 10 से 11 क्वेश्चन 12th वाले पार्ट से आता है। लेकिन वो कब क्लियर होगा? जब आपका ये 4 चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो जो 12th वाला पार्ट है, ये करने में आपको 20 दिन भी नहीं लगने वाला। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ का। रिएक्शन मैकेनिज्म आपसे फिर इस तरह होने वाला है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो कीटोन वाला पार्ट है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसको बहुत अच्छे से याद करना, सारे टेबल्स इसके देखना बहुत ज़्यादा। उसके अलावा सारे इंडेक्स क्वेश्चन बीच बीच में होते हैं, वो पूरा देखना। बैक एक्सरसाइज ज़रूर बनाना है इसका। मतलब ये चैप्टर्स, कीटो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इतना क्वेश्चन डालता है हर बार। ऑर्गेनिक में इसका क्वेश्चन आता है। एल्कोहल वाला उसके बाद, और उसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एडीन, और देन अमाइंस वाले चैप्टर्स। अमाइंस वाले चैप्टर्स इजी टू अंडरस्टैंड हैं, छोटे चैप्टर्स है। 2 दिन लगेगा आपको, 3 मैक्स है। 3 दिन में आपका अमाइंस खत्म हो जाएगा, 3 मैक्स है। तो फिर इस तरह से आपको सिक्वेंस में करना है। सबसे ज़्यादा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड पे टाइम देना। लेकिन 12th वाले पार्ट पे कोई भी चैप्टर को इग्नोर मत करना, कोई टेबल इग्नोर मत करना, कोई इंडेक्स क्वेश्चन इग्नोर मत करना। उसके अलावा हेलो एल्केन, हेलो एडीन में पीछे जो है कुछ कुछ चीज़ें DDT वगैरह का बहुत ज़्यादा यूजेस दिया है, प्लीज़ उसको रटने में मत बैठना। उससे क्वेश्चन अब नहीं आता है। अगर बैठ थोड़ा बहुत याद कर लिए, ओवरव्यू कर लिए, इज़ ओके, बट बैठ के 2 दिन रटने मत लगना उसको, ठीक है। उसके अलावा बैक एक्सरसाइज ऑर्गेनिक का 12th वाले पार्ट का तो बिल्कुल करना है, कोई नहीं छोड़ेगा इसको। फिर अपन आते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक पे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये ऐसा चैप्टर है जिसका नोट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अच्छा खासा करना है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। इसमें आप मॉड्यूल अगर है तो आप मॉड्यूल प्रेफर कर सकते हैं। मैं MTG करती थी, उसके अलावा एलन का ग्लांस था, मैं वो करती थी। तो ये तीनों ऐसा चैप्टर्स है जिसको ज़रूर करना। और NCERT पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन का तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है तुम्हें। NCERT बहुत पढ़ना केमिकल कोऑर्डिनेशन का। उसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद हम लोगों को पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पे ध्यान देना है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। उसमें टेबल्स वगैरह बहुत सारे दिए हुए हैं, NCERT में ज़रूर पढ़ना। जो लोग टॉप 1000 रैंक लाना चाहते हैं, NCERT में ये तीनों चैप्टर्स के NCERT आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। मतलब आपको इन तीनों के करने ही करने हैं। जैसे ये वाला चैप्टर्स ऐसा जिससे क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है। बाकी समय तो रटने वाला बनता है, इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा P ब्लॉक पे जाते हैं हम लोग, 11th और 12th वाला। 11th वाला P ब्लॉक बहुत अच्छे से करना। 12th वाला P ब्लॉक अगर पूरा NCERT नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जो एडेड सिलेबस है ना उसमें वही उठा के डाल दिया गया है। मेनली मैं बताती हूँ तुम्हें, जो एडेड सिलेबस है ना इनऑर्गेनिक में, उसमें मोस्टली P ब्लॉक 12th का ही कॉन्टेक्स्ट डला हुआ है, तो उसको ही याद करना। क्योंकि आप P ब्लॉक 12th की जगह पे तुमसे वही वो एडेड सिलेबस पूछने वाला है, जो न्यू ऐड किया है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बार तो देखना, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन एडेड सिलेबस से पूछेगा। हम लोग को फिर भी थोड़ा सा छोड़ा था। फिर उसके बाद ये P ब्लॉक हो गया। D एंड F ब्लॉक का NCERT पढ़ना सिर्फ और सिर्फ। आप जो मैं बोल रही बस इन तीनों चैप्टर जो मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक, इसके अलावा किसी का भी नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। बाकी सबका NCERT पढ़ना है। NCERT जितनी बार आप भी न्यूमेरिकल्स करके थक जाओ, बैठ के जाओ इनऑर्गेनिक का NCERT लेके, और बैठ के 2 पेज 3 पेज। मैं इसलिए ज़्यादा, मैं वो वाली बच्ची नहीं थी कि बैठ के पूरे चैप्टर ही रख लेते हैं एक बार और कुछ समझ नहीं आया।
मैं करती थी 3 पेज करती थी, मैं बंद कर देती 3 पेज, बस मेरा दिमाग रहता ओके 3 ही पेज तो करना है, तो मुझे भी ना हल्का लगता था, वो ईज़ी है। तो 3 पेज करती थी, बंद करी और जल्दी कुछ खाने-पीने के लिए। तो मैं हमेशा ऐसे करती थी, तो वो बहुत ईज़िली हो जाता था मेरे लिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, अपनी हॉबी का बहुत सारा ख़्याल रखो और ध्यान रखो कि तुम्हारा एम क्या है। तुमने कोई छोटा-मोटा हॉबी नहीं लिया, छोटा-मोटा एम नहीं है, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, समझ में आ रहा है? तुम्हें नीट निकालना है जिसमें 25-24 लाख लोग बैठते, तो याद रखा करो ये चीज़ें, भूला मत करो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, बाय बाय।